लेकिन ऑब्वियसली अब कमरे में तो जाना ही था। वहीं कबीर जो कि कमरे में जा ही रहते तभी यशु भी उनके साथ ही आ जाता है और कमरे के अंदर आते हुए कहता है, वाह, मैं आ गया आपसे मिलने। आप मुझे किस्से देने वाले थे ना, चलो फटाफट। लेकिन जैसे ही अभी यशु उनके पास जा पाता उससे पहले कबीर भाग कर के ज़ारा को जोर से अपनी बाहों में कसते हैं और उसको बिना किसी वार्निंग के ही यशु के सामने उसके गालों को किस करते हुए कहते हैं, "म्वा।" वैसे भी आज के लिए गाल मुझे रेंट पर मिला हुआ है, तो यशु किस करने के लिए आप कल आना। हाँ, वो नहीं चाह रहे थे कि यशु आकर के ज़ारा को चिपके और फिर ज़ारा की जो हालत है वो यशु को पता चले। वो बच्चा था और ये सब उसके लिए देखना सही नहीं था, जिससे वो ज़ारा के भी कंफर्ट जोन को ध्यान में रखते हुए उसे काफ़ी ज़ोर से पकड़ चुके थे। अब कबीर का तो फिर भी ये करना ठीक था, लेकिन यशु के सामने ये सब कुछ ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता। यशु ये देख करके काफ़ी खुश होते हुए क्लैप करते हुए कहता है, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, मैं जाता हूँ। और जिस हिसाब से आप लोग की स्पीड है ना, मुझे लगता है कि कल तक तो कुछ हो ही जाएगा। कबीर कहते हैं, बिल्कुल, कल तक आकर के आप देख लेना, आपकी मम्मा का कुछ तो हो ही जाएगा। अभी जाओ कमरे से बाहर और किसी को अंदर मत आने देना। जैसे यशु ये सुना था वो जल्दी से बाहर की तरफ निकल जाता है, अपने मॉम और अपने डैड को दूर से ही फ्लाइंग किस देते हुए। तभी ज़ारा जैसे यशु को वहाँ से बाहर जाते देखी थी, जोर से कबीर को अपने आप से दूर करने लगती है। लेकिन तभी कबीर जो कि उसको यूं ही ग्रैब किए हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया। ज़ारा जो कि अपने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाए हुए थी और फिर जोर से अपने पैरों को सिकोड़ते हुए कहती है, आप दूर ही है मुझसे, और वैसे भी आपको तो मज़ा आता है ना सेड्यूस करने में, तो इस वजह से प्लीज़ मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। तभी कबीर उसको रेड वाइन कलर का एक मेरी ड्रेस दिखाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, ऑब्वियसली तुम्हें कुछ तो पहनना होगा ना, तुम ऐसे तो नहीं रह सकती, ये पहन लो। वो मिडी काफ़ी छोटी थी और उसके साइज़ में शायद ही बहुत ज़्यादा फिट होती, जिसे देख कर के ज़ारा अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। वो स्लीवलेस था। तभी कबीर उसको कहते हैं, अब पहनना है तो यही पहनो, वरना ज़्यादा ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, और ये तुम्हारे इनर्स। जैसे ही कबीर अपने हाथों में ज़ारा के इनर्स को लेकर के उसकी तरफ आगे बढ़ाए थे, ज़ारा एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। कबीर उसके हाथों को ब्लैंकेट से बाहर की तरफ निकालते हुए उसके हाथों पर इनर्स रखते हुए कहते हैं, अब पहनो इसे, 5 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद कमरे में आ जाऊँगा और फिर गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारे लिए अगर तुमने नहीं पहना तो, बाकी तुम देख लो। कबीर कमरे से बाहर जाकर के डोर के पास ही टिक कर खड़े हो चुके थे और इंतजार कर रहे थे कि कब तक ज़ारा कपड़े पहनती है। लेकिन ज़ारा का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। जो भी कुछ अभी 1 घंटे पहले कबीर ने उसके साथ किया था, ऑब्वियसली उसका मन कर रहा था कि वह सारे कपड़े को ले जाकर के उनके मुंह पर फेंक कर मारे। लेकिन फिर उसे खुद ही एहसास होता है, जिस हालत में इस वक्त वो है उसका कपड़ा पहनना ही बेहतर होगा, और इस हालत में तो वो कबीर से आर्ग्यू भी नहीं कर सकती। अगर गलती से कबीर ने गुस्से में ब्लैंकेट खींच लिया तो। ज़ारा जो कपड़े पहनने के लिए ब्लैंकेट से बाहर की तरफ निकल चुकी थी और इधर उधर देखते हुए कि आखिर कोई शख्स उसे देख तो नहीं रहा, ऑब्वियसली कबीर ही ये कर सकते थे। तभी कबीर जो कि बगल में देखते जहाँ यशु के स्टाफ की उंगली पकड़े हुए उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा था और फिर इशारे में कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो, कमरे में नहीं हो, मम्मा ने झगड़ा कर लिया क्या? और फिर दौड़ते हुए कबीर के सामने आकर खड़े होते हुए कहता है, चलो ना, चलते हैं अंदर। लेकिन कबीर उसको रोकते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते हो अभी, मैं जा रहा हूँ, मैं फ़ोन पर कुछ बात करना था तो इस वजह से बाहर आया था। तभी यशु कहता है, तो हो गई बात, अब जाओ ना अंदर, जाओ ना, किस्से करो ना उनको, आपको पता है किस्से करने से बेबी होता है, जाओ। तभी कबीर कहते हैं, हाँ मैं जा रहा हूँ यशु, तुम जाओ खेलो, देखो स्टाफ तुम्हें बुला रही है, जाओ जाओ। लेकिन यशु कहता है, मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आप अंदर नहीं जाते। एक मिनट, अगर आपको डर लग रहा है ना तो मैं आपको मामा के पास लेकर चलता हूँ। और ये बोलते हुए वो कबीर का हाथ पकड़ चुका था और अभी वो अंदर आ पाता उससे पहले कबीर उसको रोकते हुए कहते हैं, नो, मैं जाता हूँ, ओके, मैं जा रहा हूँ अंदर। यशु कहता है, मैं देख रहा हूँ आप नहीं जा रहे हो। और ये बोलकर कि यशु अपने हाथों को अपने सीने के पास फोल्ड किए हुए कबीर को घूरने लगा था। कबीर अच्छे से जानते थे यशु को कि वो कैसा है, कितना। जब तक उसकी बात मान नहीं ली जाती तब तक यशु वहां से हिलता नहीं, और साथ ही कबीर को वो खुद ही ले जाता ज़ारा के पास, जिसे कबीर जो मुंह बनाते हुए कहते हैं, अंदर जाकर वो लड़की पिटाई ना कर दे मेरी। वो यशु को दिखाने के लिए अंदर की तरफ जा चुके थे और दरवाजे को भी लॉक कर चुके थे। लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं, ज़ारा जोर से उन पर चिल्लाते हुए कहती है, आप फिर आ गए, आपको प्रॉब्लम है क्या मुझसे, कुछ समझते क्यों नहीं आप, बेशरम बेगैरत। और वो जल्दी से जाकर के ब्लैंकेट के अंदर कवर हो गई थी। उसके ब्रा का हुक इस वक्त ठीक तरीके से लग नहीं पा रहा था, शायद इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी
और जैसे ही कबीर अंदर की तरफ आए थे, उसके हाथ से उसका हुक एकदम से छूट गया था और साथ वो स्ट्रैपलेस था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह उसकी बॉडी से नीचे की तरफ गिर गया था। अब कबीर का ऐसा तो कुछ इंटेंशन नहीं था अभी के लिए, मगर उसके बावजूद भी ज़ायरा तो बिल्कुल भी उनकी कोई बात नहीं समझने वाली थी। कबीर जो गिरे हुए उस इनर को देखते और फिर ज़ायरा की तरफ देख करके कहते हैं, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये। ज़ायरा इस बात पर अपना मुंह से कोड़ते हुए कहती है, वो तो मुझे दिख ही रहा है। आप कोई काम जानबूझकर कहाँ करें, सब कुछ तो गलती से हो जा रहा है ना। कबीर इस बात पर मासूमियत से अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ गलती से ही हो रहा है। मैंने सच में, वो एक्चुअली यशु आ गया था बाहर और तुम्हें ऐसे, वो मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, वो जिद कर रहा था अंदर आने की। वो मुझे हाथ पकड़ के अंदर लाता, उससे बेहतर था कि मैं खुद ही आ जाता अंदर। ज़ारा कहती है, बस यही करिए आप, मासूम सी लड़की का शोषण करिए आप। कबीर ये बात सुनने के लिए राजी नहीं थे और बात पर वो खुद ही उसके नर को उठा करके उसके हाथों में थमाते हुए कहते हैं, ये लो पहन लो, मैं दूसरी तरफ में चेहरा कर लेता हूँ या मैं बालकनी में चला जाता हूँ। तुम पहन लो, मैं वेट कर रहा हूँ। लेकिन ज़ारा कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं रहिए, बालकनी से भी चोरी चोरी देखेंगे ही आप। एक काम करिए, अपनी आंखों पर बंदरों की तरह हाथ रखिए, जैसे वो गांधी जी के 3 बंदर है ना, उसमें से एक जो अपनी आंखों पर हाथ रखता है और फिर वो कहता है कि मैं कुछ बुरा नहीं देखूंगा, वही वाले बंदर बनिए। कबीर जो मुंह से करते हुए कहते हैं, ये तुम ज्यादा कर रही हो। ज़ारा कहती है, अच्छा मैं ज्यादा कर रही हूँ, सड्यूस करके पहले मुझे छोड़ दिया, फिर मुझे इंसल्ट किया, एम्बेरस किया मुझे कि मैं कितनी गिरी हुई लड़की हूँ, और ऊपर से कह रहे मैं ज्यादा कर रही हूँ। और ये बोलते हुए वो आसपास नीचे कुछ ढूंढ रही थी। तभी कबीर कहते हैं, फर्श पर क्या देख रही हो, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा इनर। ज़ारा कहती है, डंडा ढूंढ रही हूँ, कुछ मिले तो मारूं उससे आपको मैं। आंख बंद करिए और बनिए बंदर। उसके इस हुक्म को सुनते हुए कबीर जो पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, बन रहा हूं। वो सोफा पर आराम से बैठ चुके थे और फिर अपने आंखों पर बच्चों की तरह अपने दोनों हाथों को रख लेते हैं, जिससे उनकी आंखें पूरी तरह से अब कवर हो चुकी थी। अब ज़ारा आराम से अपने इनर्स को पहनती और उसके बाद उस मिडी को, और फिर कहती है, खोल लीजिए आंख। लेकिन उससे पहले कबीर अपने आंख को खोल चुके थे और ये जैसे ही ज़ारा ने नोटिस किया था, वो अब हाथों को ले जाकर के उनके बालों पर रखते हुए कहती है, आपने पहले से आंखें क्यों खोल रखी थी? हाँ, सबसे पहले तो अपने बालों को छुड़ाते हैं और फिर ज़ारा की तरफ देखकर के हल्का सा स्माइल पास करते हुए सामने की तरफ अपनी उंगली को पॉइंट कर दिए थे, जहाँ इस वक्त पूरी तरह से ग्लास लगा हुआ वॉल था और वहाँ से सब कुछ अच्छी तरह से नजर आ रहा था। और ये देख करके ज़ारा जो कि अपना मुंह खोलते हुए कहती है, हाँ तो फिर से आपने सब देख लिया। कबीर बड़े प्यार से अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, पर मैंने जानबूझकर नहीं देखा, तुमने खुद कहा था कि ऐसे टर्न होकर के अपनी आंखें बंद करिए। अब हल्की फुल्की आंखें तो खुल जाती है ना। ज़ारा जो कि उनके बालों को फिर से जोर से पकड़ते हुए कहती है, मैं आपको क्या करूं, बहुत घटिया इंसान है, अब मैं आपके साथ इस कमरे में रहने नहीं वाली। तभी वो यशु का उसे याद दिलाते हुए कहते हैं, तो फिर यशु में फिर से कहीं बंद कर देगा और इस बार शायद ज़्यादा प्लानिंग करे और ज़्यादा अच्छे से प्लान करे। बेहतर होगा कि उसके सामने मेरे क्लोज ही रहा करो। और वैसे वो सोच रहा कि हम उसके लिए बहन तैयार कर रहे हैं। ज़ारा कहती है, बहन क्या कोई बिस्किट है जो कि फैक्ट्री में बन जाता है, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और फिर वो जाकर के आराम से बेड पर बैठ चुकी थी और फिर बगल में देखती है जहाँ पर प्लेट में अभी भी वो पनीर पराठा रखा हुआ था, जिसे वो खुद ही उठा करके खाना शुरू कर देती क्योंकि उसे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। एक तरफ जहाँ ज़ायरा और कबीर की लड़ाई नहीं खत्म हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ ज़ायरा के अंकल जयंत ओबेरॉय बड़े खुशी खुशी अपने हाथ में टैबलेट लिए स्माइल करके उसी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से अब ज़ायरा ओबेरॉय का नामो निशान खत्म हो चुका है। और वो अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, This I wanted from the very first day she was born. And now I have achieved my goal. Now Devak goals and diamonds will be mine. और ये होने से अब कोई नहीं रोक सकता। चलो, बहुत दुख के साथ मुझे ये समाचार अपनी प्यारी सी अहाना तक पहुंचाना पड़ेगा और फिर मेरी बेटी को ज़ारा की गुलामी और दिन तक नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर अहाना मेरी बच्ची उस कंपनी की मालकिन बनेगी। और जिस तरह से ज़ायरा ने उससे काम करवाया ना हर दिन, उस सबका मैं एक एक करके बदला लूँगा उस ज़ायरा के पाप से। अभी तो बेचारा कोमा में है, और जिस दिन वो कोमा से बाहर आएगा उसकी क्या हश्र करूँगा मैं। बेचारा मेरा बड़ा भाई।
वैसे मुझे उससे कोई ख़ास दुश्मनी नहीं थी, लेकिन क्या करूँ, उसकी बेटी हाँ, समझी ही नहीं मेरी बात को। अगर वो सारी कंपनी को मेरे नाम करवाने में दखलंदाज़ी नहीं देती तो उसके साथ मैं ऐसा क्यों करता? और फिर वो उस वीडियो की तरफ देखकर जैसे ही वो गाड़ी ब्लास्ट हुआ था, वो अपनी आँखों को बंद करते हुए कहते हैं, रेस्ट इन पीस माय बच्ची, रेस्ट इन पीस। इस वक्त अहाना के पास जैसे ही कॉल गया था जयंत यानी कि उसके अपने डैड का, और वो जिस तरह से न्यूज़ दे रहे थे कि लंदन में क्या हादसा हुआ है ज़ारा ओबरॉय के साथ, अहाना के तो हाथ से वो फ़ोन एकदम से छूट गया था और इस बारे में वो सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जैसे ही उसके कानों में सारी बातें दोबारा से पहुंचना शुरू हुई थी, क्योंकि उसके मैनेजर ने फ़ोन उठा लिया था और फ़ोन को उठा करके अपने कानों पर जैसे ही लगाई थी, वो रोते हुए कहती है, इसका मतलब सायरा मैम अब नहीं बची? ये क्या हो गया? ये नहीं होना चाहिए था। अभी तो हमारी कंपनी का शेयर बढ़ता जा रहा था, स्टॉक मार्केट में हमारा लेवल भी बहुत आगे जाता। अगर सायरा मैम कुछ दिन और हमारी कंपनी को संभालती तो ये कैसे हो सकता है? ज़रूर इसमें किसी का हाथ होगा। आहना मैम, आहना मैम। आहाना तो यूं किसी बेहाल तरीके से ज़मीन पर बैठ गई थी, जैसे उसके शरीर में जान ही ना बची हो, और वो अपने बाल पर अपना हाथ फेरती और फिर अपने आंसू को धीरे से पोंछते हुए कहती है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इशिता गई तो थी वहां पर लंदन में, वो क्या की? मेरी बहन को नहीं बचा पाई वो, इसका मतलब इससे बेहतर तो ये होता कि मुझे कुछ हो जाता। सारा दीदू को नहीं होना चाहिए था कुछ। जैसे उसकी मैनेजर ये सुनी थी, वो अपना मुंह खोलते हुए कहती है, क्या आप जायरा मैम की बहन थी? कभी जायरा प्रोफेशनलिज्म को अपने पर्सनल लाइफ में आने ही नहीं देती थी। वो अहाना के साथ इतने स्ट्रिक्ट और इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल रहती थी कि किसी को भी इस बारे में अंदाज़ा नहीं था कि अहाना उसकी अपनी ही सिस्टर है। जैसे तैसे उसकी मैनेजर उसको संभालती है और फिर उसके हाथ में ग्लास पकड़ाते हुए कहती है, मैम आप प्लीज़ पानी पीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो मैनेजर, जिसका नाम था रितिका, वो बहुत अच्छे से जानती थी हाना को। तभी हाना कहती है, पानी बाद में देना, पहले मुझे मेरा फ़ोन दो, मुझे इशिता से बात करनी है, जल्दी दो। और वो तुरंत इशिता को कॉल लगा दी थी। दूसरी तरफ इशिता परेशान थी कि आखिर जायरा का अता पता फिर क्यों नहीं मिल रहा, आखिर वो क्यों नहीं निकल पा रही है वहाँ से, और चल क्या रहा उसके दिमाग में। अब तो वो उसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकती थी क्योंकि फ़ोन उसके पास नहीं था। जिस हालत अहाना थी, अहाना की आवाज़ ही सुनते ही इशिता उससे काफ़ी गुस्से में कहती है, क्या हुआ अहाना? तुमसे पूछ रही हूँ, आखिर तुम कुछ बताओगी मुझे? क्योंकि अहाना बस हेलो बोल करके शांत पड़ गई थी, क्योंकि उसके मुंह से आगे के कुछ शब्द निकल ही नहीं पा रहे थे। उसकी मैनेजर उसके पीठ पर धीरे धीरे अपने हाथ को सहलाती, जिससे अहाना को थोड़ी हिम्मत मिली थी, और फिर वो डरते हुए कहती है, इशिता, जायरा दीदू को क्या हुआ? तुम तो लंदन गई थी ना उनको बचाने के लिए, फिर क्या हुआ उनको? सब ठीक है वहां पर? और क्या उस कबीर रायचंद का कुछ हुआ? जैसे ही मैनेजर ये बात सुनी थी, वो अहाना के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, क्या कबीर रायचंद? मैम आप क्या बोल रही है, कबीर रायचंद? लेकिन तभी अहाना अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, एक मिनट, मैं बात कर रही हूँ। इशिता उससे पूछती है, कबीर रायचंद का क्या हुआ? आप ये तू क्यों ऐसे, क्या हुआ क्या है जायरा को? और मैं अभी कबीर को मारने के लिए नहीं आई थी यहाँ पर, मुझे तो जैसे तैसे करके जायरा को बचाना था, लेकिन सारा प्लान उल्टा पड़ गया। जिस तरह से हम उसे बचाने वाले थे वो प्लान काम नहीं किया, पर मैं 2 से 3 दिन में जायरा को ले आऊंगी वापस। आई अश्योर यू, प्लीज आना, ट्रस्ट मी। तभी आना गुस्से में कहती है, ट्रस्ट मी क्या होता है? हाँ, भरोसा करो तुम पर। जायरा दीदू अब इस दुनिया में नहीं रहे इशिता, और तूने बचा नहीं पाई ना, तूने मुझसे प्रॉमिस किया था। सायरा दीदू मुझे छोड़कर चली गई इशिता। और ये बोलकर वो जोर जोर से रोना शुरू कर दी थी। ये सुन करके तो इशिता का भी एकदम से होश उसके जैसे शरीर से एकदम से गायब हो गया था, और वो भी अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, क्या? हाँ नहीं। और साथ ही उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया था, क्योंकि उसका दिल भले ही वो दिखाती थी बहुत स्ट्रांग, मगर थी वो बहुत नाजुक अपने दिल से। उसका दिल जोरों से दर्द होने लगा था। तभी करण उसकी हालत को देख करके अपने लैपटॉप को साइड में रखता है और फिर उसको जोर से ग्रैब करते हुए कहता है, क्या हुआ इशिता? हाँ इशिता? फ़ोन दूसरी तरफ से कट गया था, क्योंकि हाना की अब और हिम्मत नहीं हो पा रही थी बात करने की,
और इशिता का तो मुंह एकदम से खुला का खुला रह गया था और उसके मुंह से एक शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। वो तो जैसे सदमे में चली गई हो। करण बार बार उसको झकझोरते हुए पूछता है, इशिता क्या हुआ तुम्हें? इशिता जो कि करण की तरफ देखकर कहती है, एक्सीडेंट हुआ ज़ायरा का, और ज़ायरा अब इस दुनिया में नहीं रही। ज़ायरा मेरी दोस्त थी करण, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। मेरी इकलौती दोस्त थी वो, मेरी जान थी, मेरी फैमिली से ज़्यादा मेरा ख्याल रखती थी वो। नहीं, मुझे ज़ायरा से मिलने जाना है, मुझे तुरंत ज़ायरा से मिलने जाना है। और ये बोलकर वो घबराते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। इवन उसने फुटवेयर भी पहनना ज़रूरी नहीं समझा था। वो यूं ही नंगे पैर भागना शुरू कर दी थी, जिससे करण उसके पीछे पीछे भागते हुए कहता है, इशिता ऐसा तुम नहीं कर सकती हो। अगर तुम्हें कबीर ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो तुम्हें मार देगा शायद। इशिता इस वक्त कबीर के बारे में नहीं बल्कि सिर्फ ज़ायरा के बारे में सोचना चाह रही थी। वो करण की तरफ मुड़ते हुए कहती है, क्यों? क्योंकि मैं ज़ायरा को यहाँ बचाने के लिए आई हूँ, इस वजह से? तो मार दे, क्योंकि वैसे मेरी ज़ायरा अब जिंदा नहीं बची तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी। और बोलकर वो उसी मेंशन की तरफ भागना शुरू कर देती है जहाँ इस वक्त ज़ायरा कबीर रायचंद के साथ रह रही थी। वैसे तो इशिता बहुत कोशिश कर रही थी कि वो उस गेट को अपने ताकत से खोल पाए, मगर वो 15 फीट का बड़ा सा गेट था जो कि उसकी हिम्मत तो नहीं थी कि अकेले उससे खुल सके वो गेट। वहीं आसपास के बॉडीगार्ड्स उसको घूरे जा रहे थे, लेकिन उसको वो लोग ज़्यादा तंग नहीं करना चाहते और बार बार बस उसे डांट के भगाना चाह रहे थे और साथ ही राइफल भी उसी की तरफ पॉइंट किए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे इशिता को तो डर ही ना लग रहा हो। तभी ज़ायरा एक कमरे के बालकनी से बाहर की तरफ देख पा रही थी और जैसे ही वो बाहर की तरफ इशिता को खड़ा देखती और साथ ही इस तरह से सबसे लड़ता हुआ और जिस तरह से वो गेट पर अपने हाथ पैरों को मारे जा रही थी, वो एकदम से ध्यान से गौर फरमाती है तो ये उसे इशिता ही लगती है, जिससे वो तुरंत ही नीचे की तरफ भाग कर आती है और दौड़ते हुए वो एक बॉडीगार्ड को इशारा करते हुए कहती है, गेट को खोलो, वो मेरी फ्रेंड है। जैसे ही ज़ायरा की बात उस बॉडीगार्ड ने समझी थी, वो भाग करके जाता है और माफ़ी मांगते हुए इशिता के सामने अपने सिर को झुका लेता है और फिर जल्दी से उसके लिए गेट भी खोल देता है। इशिता भागते भागते अंदर की तरफ आती है और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है, ज़ायरा। उसने ज़ायरा बहुत तेज़ बोला था। ज़ायरा जो कि इस वक्त फ्रंट के गेट पर ही खड़ी थी और डोर फ्रेम से टिक करके उसको इस तरह से खुद का नाम चिल्लाता हुआ सुन करके भागते हुए उसके सामने आकर खड़े होते हुए कहती है, क्या हुआ? तू ठीक है ना? इशिता की तो जैसे आंखें ही बंद हो रही थी बार बार, क्योंकि हाना जो भी कुछ बोली थी उसके बाद वो सब कुछ उसके लिए किसी सदमे से कम थोड़ी ना था। लेकिन जैसे ही उसने ज़ायरा को अपने सामने देखा था, पहले तो वो एकदम से चौंक गई थी और फिर वो अपने मुंह को खोते हुए धीरे से पहले उसको स्कैन करती हुई और फिर अपने मुंह को बंद करते हुए अपनी थूक कटकते हुए बोलती है, तू ज़ायरा है ना? ज़ायरा ये सुनकर अगल बगल देखती है और फिर उसके दिमाग पर अपने हाथों को प्रेस करते हुए कहती है, तेरा दिमाग तेरे शरीर के अंदर है या तुझे छोड़ करके निकल गया वो भी? ये सुनकर इशिता जोर से ज़ायरा को गले लगाते हुए कहती है, तू तो मेरी ज़ायरा है बे, तू जिंदा है। ज़ायरा उसको इस तरह से खुद को चिपकाता देकर के उसको अपने आप से दूर करने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि इशिता के बीच वह पूरी तरह से अब दबना शुरू कर दी थी। वो अपनाते हुए कहती है, अरे यार सब मुझे इतना जोर से क्यों ग्रैब कर लेते हो? माना पतली सी हो लेकिन इसका गलत फायदा क्यों उठाते हो? छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही है। इशिता ये सुनकर कहती है, सब? व्हाट डू यू मीन बाय सब? ये सब कौन है? ऐसे तो सिर्फ तुझे मैं ही ग्रैब करती थी ना। ये सुनकर ज़ायरा जो कि अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर दी थी, क्योंकि जिस तरह उसके चेक बोन पर इस वक्त हल्का हल्का लालिमा छा रहा था, ये देखकर इशिता उसका गाल खींचते हुए कहती है, ओ मैडम, कहाँ खो रही है तू? और क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? और एक बात बता, अगर तू जिंदा है तो फिर आहना ने मुझसे ऐसा क्यों बोला कि तू टपक गई है? ज़ायरा इस बात पर घूरते हुए इशिता से कहती है, क्या बोल रही है? तो जिंदा हूँ, सही सलामत हूँ, सांस ले रही हूँ। और ऐसा क्यों बोली आहना? उसे किसने बताई बात? इशिता ये सुनकर के जल्दी से अपने फ़ोन को अपने हाथों में लेती है और उससे कहती है, चल अंदर आराम से आहना से बात करती। बेचारी वो बहुत परेशान थी। वो अंदर आते आते अब आहना को फ़ोन मिलाई जा रही थी। दूसरी तरफ से आहना फ़ोन नहीं उठाना चाह रही थी, क्योंकि इस वक्त उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो इशिता से कुछ भी बात कर सके। उसकी मैनेजर बार बार कहती है, हो सकता हो मैम कुछ इम्पोर्टेंट हो, आप बात करके देखिए ना। आहना ये सुनकर कहती है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही अब ज़ायरा दीदी के बारे में कुछ भी बोलने की। तो इस बात को सोचने से भी डर जा रही हूँ कि अब हमारे बीच ज़ायरा दीदी नहीं रहेंगी। अब मुझे डांटेगा कौन? मुझे हड़काएगा कौन? मुझसे काम कौन करवाएगा? मुझे प्रेशर में कौन रखेगा? दीदू, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते।
और ये बोल कर के वो लगातार अपनी मैनेजर को जोर से पकड़े रोए जा रही थी। तभी उसकी मैनेजर खुद ही फोन उठाते हुए कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से इस वक्त इशिता, जो कि काफी तेज तेज आवाज में बातें कर रही थी और साथ ही बहुत ज्यादा खुश थी, और हल्का स्माइल के साथ वो ज़ायरा को अच्छी तरह से पकड़ती है और उसके हाथों को अपने हाथों के बीच फंसाते हुए कहती है, हेलो आहना। अरे यार, तो भी क्या बैड न्यूज़ है, हमेशा अपने मुंह से कुछ गंदा ही उगलती है, और इस बार तो इतना गंदा उगली थी बेटा कि मुझे हार्ट अटैक आते आते बचा है। तुझे पता है आहना, सुन रही है ना तू मेरी बात? दूसरी तरफ से मैनेजर कहती है, मैम आहना मैम तो अभी रोए जा रही हैं, वो कुछ भी सुनने की हालत में नहीं है और वो नहीं चाह रही कि वो आपसे बात करे ज़ायरा मैम के बारे में कुछ भी। इवन हम किसी से कुछ भी बात नहीं करना चाह रहे, अभी थोड़ा रेस्ट चाहिए उन्हें। ये सुनकर इशिता हंसते हुए कहती है, तुम भी ना यार, एक काम करो, फोन को स्पीकर पर करो, मैं ऐसी न्यूज़ दूंगी ना उसके सारे आंसू सूख जाएंगे। जैसे ही उसकी मैनेजर ने ये सुना था, वो अहाना के कान के पास उस फोन को ले आकर के अब स्पीकर पर कर चुकी थी। अहाना रोए तो जा रही थी, लेकिन उसके साथ ही अब इशिता की आवाज़ उसको काफ़ी क्लियरली ऑडिबल थी। दूसरी तरफ से अहाना कुछ बोलती नहीं, बस उसके सिसकने की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी, जिसे देख करके ज़ायरा अभी कुछ बोलने ही वाली होती है। इशिता उससे कहती है, हाँ एक काम कर, तू ही बात कर, जब तेरी आवाज़ सुनेगी तो खुश हो जाएगी। लेकिन अभी जैसे ही वो फ़ोन अपने हाथ में पकड़ी थी और कुछ बोलने वाली होती, तभी अचानक से उसके हाथ को किसी ने झटके से पहले तो इशिता के हाथ से छुड़ाया था और फिर उसे अपनी तरफ खींचते हुए इशिता, आसपास के सारे बॉडीगार्ड्स और स्टाफ, साथ ही यशु जो कि इस वक्त आवाज़ सुनते हुए नीचे की तरफ आ गया था, उन सब के सामने बिना कुछ भी सोचे समझे कबीर ने अपने होठों को काफ़ी गुस्से में उसके होठों से लॉक कर दिया था और उसके हाथ से फ़ोन को छीनते हुए उसे एक साइड में फेंक देते हैं। इशिता थोड़ी देर के लिए बेशर्मी के साथ ही उन दोनों को देखे जा रहे थे, लेकिन फिर जब उसे समझ में आता है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, वो जल्दी से अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाती और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ, यहाँ कोई मौत का न्यूज़ सुन करके मातम मना रहा और यहाँ पर इन लोग का रोमांस खत्म नहीं हो रहा। कितने अश्लील लोग हैं। दूसरी तरफ करण भी जल्दी जल्दी इशिता को बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था और वो जल्दी से जा करके, जैसे अभी पीछे से इशिता को अपने हाथों से पकड़ पाता कि वो कबीर से दूर रहे, लेकिन फिर वो भी ये देख करके एकदम से हैरान था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ज़ारा, जो कि अभी तक तो कबीर के नज़रों में दुश्मन बनी फिर रही थी, अचानक इन दोनों के बीच ये इस तरह की इंटीमेसी क्यों चल रही है, और वो भी अब थोड़ा देर अपनी मुंह खोल करके इशिता की तरह ही उन दोनों को देखे जा रहा था, जिससे इशिता उसकी गालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, क्या कर रहे हो? इस तरह की चीजें देखते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो यहाँ से। करण जो उसको रोकते हुए कहता है, नहीं नहीं एक मिनट। पीछे से करण जो कि जाकर के कबीर के पीठ पर धीरे धीरे अपने हाथों को टैप करते हुए कहता है, हेलो 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 मिस्टर, अरे तुम तो दुश्मन बने फिर रहे थे ना, ये क्या रिवेंज स्टोरी को लव स्टोरी में चेंज कर रहे हो? पीछे से इशिता उसको खींचते हुए कहती है, तुम क्या वाहियात हरकतें कर रहे हो? उन लोग की फर्स्ट किस चल रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कितनी स्पेशल होती है फर्स्ट किस? OMG, आई कैन नॉट बिलीव इट, ये मेरी ज़ायरा है। ज़ायरा को तो बहुत ज़्यादा इस वक्त एम्बैरसमेंट फील हो रहा था, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था उसके लिए। इतनी सारे लोगों के सामने किस करने के बारे में वो बात भी नहीं करना पसंद करती थी, और यहाँ तो उसके साथ अलग ही तरीके का एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था। और उसके होठों को जिस तरह से इस वक्त कबीर टॉर्चर कर रहे थे, उसे बस इतना मन कर रहा था कि वो जल्दी से इस आदमी से खुद को दूर कर ले। लेकिन ये आदमी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। एक ही हाथ से उसे ग्रैब किए हुए दूसरे हाथ को भी उसने साइड में रखा हुआ था, जैसे कि बहुत नॉर्मल हो उनके लिए ये किस करना। आसपास के सारे स्टाफ धीरे धीरे अपने चेहरे को इधर उधर करने लगे थे, और साथ ही यशु जोर से क्लैप करते हुए कहता है, वाओ, अब मेरी बहन मुझे मिल जाएगी, ये। उसकी क्लैपिंग को सुन करके इशिता हंसते हुए कहती है, क्या बात कर रहे हो, तुमने तो काफ़ी आगे का सोच लिया। लेकिन फिर वो यशु के चेहरे की तरफ देख करके थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि सब कुछ तो इसी बच्चे की वजह से हो रहा था। और फिर वो उसे घूरते हुए करण की तरफ देखकर कहती है, मुझे तो लगा था ये यशु किडनैप हो गया, पर ये तो मिल गया, वो भी बिल्कुल सही सलामत तरीके से। खैर, हमें क्या। और वो आराम से जाकर के काउच पर बैठ चुकी थी और करण से बातें करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे ज़ायरा के साथ अभी कुछ देर बात करनी थी। वो अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी, जो कि बहुत बुरी हालत में आ चुकी थी, और ये हुआ भी कबीर की वजह से था, जिसकी वजह से वो एक और बार कबीर की तरफ घूरती है। अब जितनी देर से उन लोग की किसिंग चल रही थी, इशिता करण को भी ये देखकर के अफनाहट हो रही थी, और वो एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं, हमें लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, अब ये लोग ज़्यादा मूड में नहीं लग रहे कि ये लोग बात कर पाएंगे। इस बात को सुनकर कि करण भी खुश होते हुए कहता है, तुम भी कुछ सीखो ना इन लोगों से, चलो हम भी चल कर के कुछ अपना काम करते हैं।
फ़ोन को अपने हाथ में यूं ही पकड़े इशिता बाहर की तरफ निकलने लगी थी, और जब तक वो बाहर की तरफ नहीं निकलती शायद कबीर उसे छोड़ते हुए नहीं, क्योंकि जैसे ही इशिता और करण बाहर की तरफ अपने पैरों को रखे थे तभी कबीर एकदम से ज़ारा के होठों से अलग हो चुके थे, और इस वक्त उनकी नज़र ज़ारा पर नहीं बल्कि पीछे जा रहे इशिता और करण पर थी। और उनकी नज़र पड़ी थी ज़ारा के ऊपर, जो कि अपनी आंखों को लाल किए साथ ही अपने होठों को बार बार अपने उंगलियों से टच कर रही थी, और फिर खुद ही अपने होठों को अपने हाथों से कवर करते हुए उन्हें घूरते हुए कहती है, अब तो मुझे रूम में मिली है, वहाँ बताती हूँ आपको। और ये बोलकर वो जल्दी से रूम में भाग गई थी, क्योंकि ज़्यादा देर वो उसका यहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था, जिस तरह से सबकी नज़र उसी पर टिकी हुई थी। जैसे ही कबीर एक एक करके सबकी तरफ नज़र करते हैं, सारे लोग अपने अपने चेहरे को इधर उधर करके ऐसा प्रिटेंड करने लगे थे कि उन लोगों ने तो कुछ देखा ही नहीं है। यशु भी अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुका लिया था, लेकिन वो भी लगातार स्माइल किए जा रहा था। अब कबीर जो अंदर आकर के झटके से दरवाजे को पहले बंद करते हैं और फिर ज़ारा की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ये इतना एटीट्यूड किस बात का? एक तो तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे अपने होठों का इतना गलत इस्तेमाल करना पड़ा, और तुम मुझे थैंक यू की बजाय ऐसे ईगो दिखा रही हो। ज़ारा इस बात को जानना चाह रही थी कि आखिर किस तरह से इस आदमी ने उसकी जान बचाई, और ये पूछते हुए वो अपने हाथों को कमर पर रखते हुए कहती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने मेरी जान कैसे बचाई, और किस करके कौन जान बचाता है? आप मेरी जान खुद लेने वाले थे। अगर मैं 2 सेकंड और ऐसे रुकी होती ना, तो बस मेरे प्राण मेरे हलक तक आ ही गए थे। बाहर निकलने के लिए आपको बस 2 सेकंड की और जरूरत थी, उड़ा देते ना मुझे, और फिर अगले दिन न्यूज़ में ये निकलता कि कोई किस करते करते मर गया। ये सुनकर कि कबीर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम कितनी अजीब हो यार। तुम्हें मैंने पहले भी बताया कि तुम्हारे अंकल तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर उस आहाना को ये बात पता चल जाती कि तुम जिंदा हो तो पता नहीं अगली बार कौन सी नई प्लानिंग करते तुम्हें मारने के लिए, और उसके बाद अगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाता तो। और 1 मिनट, आप इतना आगे का कैसे सोच लेते हैं? और दूर रहिए मुझसे, बात तो बिल्कुल मत करिएगा। तभी कबीर जो कि उसके रिस्ट को पकड़ते हुए कहते हैं, बात तो मैं करूंगा तुमसे, लेकिन फिलहाल तुम पहले उस इशिता से बात करो और बोलो उससे कि इस बारे में वो किसी को भी खबर नहीं करेगी कि तुम जिंदा हो। और लेकिन ज़ारा ऐसा नहीं करने वाली थी, और वो अपने चेहरे को झुकाते हुए कहती है, मुझे नहीं बोलना ये सब कुछ, आपकी प्लानिंग आप देखिए, और आपको बहुत शौक है ना मुझे बचाने का, तो ठीक है बचाइए अपने तरीके से, मुझसे क्यों हेल्प मांग रहे हैं? कबीर उसके बगल में जाकर के बेड पर बैठते हुए कहते हैं, तुम्हें ना म्यूजियम में रख देना चाहिए। कोई इंसान तुम्हारी हेल्प करने के बारे में सोच रहा है और तुम हो कि क्या करूं मैं तुम्हारा। और फिर वो खुद ही करण को कॉल लगा दिए थे, और करण को काफी स्ट्रिक्टली कमांड देते हैं, इशिता को बोलो कि वो आहाना को कॉल नहीं करेगी, और अगर करेगी भी तो इस बारे में कुछ नहीं बताएगी कि ज़ारा जिंदा है। फैलने दो इंडिया में ये न्यूज़ कि ज़ारा मर चुकी है। करण जो कबीर की बातों को सुनकर थोड़ा खुश होते हुए और साथ ही थोड़े सस्पिशियस टोन में कहता है, व्हाट आर यू अप टू कबीर? वैसे तेरे हिसाब से तो तूने ये शादी यशु के लिए की थी ना, तो फिर ज़ायरा को तो तू खुद मारने वाला था। अब अगर उसके अंकल उसे मार रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या हो रही है तुझे? बुरा लग रहा है क्या? और फिर तूने आज जो किस किया, आई एम डम श्योर कबीर तू ना बिना किसी रीजन के कोई काम करता ही नहीं है। जरूर उस किस में भी यशु का ही रीजन होगा, है ना? इस तरह की सरकास्टिक टोन जरा भी पसंद नहीं थी कबीर को, और वो अपने गुस्से को बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके काम सिर्फ करण ही आ सकता है, और अगर करण को उन्होंने परेशान किया या फिर कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो करण का काम नहीं करेगा, क्योंकि करण था तो कबीर का ही दोस्त, उन्हीं की तरह अकड़ू और थोड़ा ईगोइस्टिक। हाँ वो बात अलग। वो करण का जवाब देते हुए कहते हैं, कबीर राजन को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तू क्या सोच रहा है उसके बारे में। बस मेरा काम कर, और उसके बाद से मुझे जितना टीज करना यू आर अलाउड टू डू दैट। ये सुनकर करण हंसते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं क्यों तुझे टीज करने लगा, मैं तो बस पूछ रहा था कबीर, ज़ायरा के बारे में इतना क्यों सोच रहा है तू? ठीक तो है ना? क्योंकि तुझे तो अट्रैक्शन तो होती नहीं थी, बस इसी वजह से मैंने सोचा कि एक बार पूछ लूँ कि तो ठीक तो है ना। कबीर अपना सर पकड़ते हुए कहते हैं, मुझे बस उस बुढ़े की प्लानिंग के बारे में जानना है, दैट्स ऑल। जयंत ओबेरॉय करना क्या चाहता है ज़ारा की कंपनी के साथ और ज़ायरा के साथ, और अगर सिर्फ उसे ज़ारा की कंपनी चाहिए तो उसकी औकात उसे दिखानी पड़ेगी। वैसे भी ज़ारा के डैड के साथ उसने बहुत गलत किया है, और उसकी वजह से ज़ारा बहुत बुरी तरह से टूट गई। अभी तक उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि जो भी कुछ उसके डैड के साथ हुआ उसमें उसके
अपने ही अंकल का हाथ है जिसे वो अपने पा की तरह समझती थी। इसलिए इशिता को समझा देना, वरना अगर मेरे को समझाना पड़ गया तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। करण इस बात को सुनकर कहता है, ये जीजू और साली इतना ज़्यादा एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? जब से इशिता ये तेरी बुराई की जा रही है और तू भी इशिता की। अरे भाई इट्स ओके ना, जाने दे, लीव इट। मैं समझा दूंगा इशिता को और वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, और मेहर से भी मैं बात कर लेता हूँ। कबीर फ़ोन रख चुके थे और ज़ायरा जो कि अब जा कर के शांति से अपने आप को शीशे में देखते हुए ये सोची जा रही थी कि आखिर आज उसके साथ हुआ क्या। जिंदगी में पहली बार आज उसने किस किया था और उसका किस सबके सामने इतना ज़्यादा फिल्मी तरीके से होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। और वो लगातार अपने चेहरे को बार बार नीचे करके ब्लश किए जा रहे थे। कबीर इस वक्त बालकनी में थे और उसे लगता है कि अभी तो कबीर आया ही नहीं है। वो अपने चेहरे को यूं ही झुकाए, कभी शीशे की तरफ नीचे से ही देखती और फिर अपने चेहरे को दूसरी तरफ टर्न करके खुद ही अपने होठों को अपने हाथों से धीरे धीरे टच करने लगती और फिर खड़े होते हुए अपने आंखों पर अपने हाथों को रखते हुए जैसे ही पीछे की तरफ मुड़कर के बेड की तरफ जाने के बारे में सोची थी, तभी जाकर के वो किसी मजबूत चीज़ से टकराती है और हाथ को जैसे उसने अपने चेहरे से हटाया था, सामने खड़े उस मुस्तंडे को देख कर के वो पीछे होते हुए कहती है, क्या है ऐसे क्या देख रहे हैं? वो बार बार प्रिटेंड करी थी कि उसे तो उनके किस करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन कबीर को अब उसे परेशान करना था इस पॉइंट को लेकर के। और वो उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम मेकअप करके उठी हो क्या? ज़ारा ने हमें अपने चेहरे को हिलाते हुए कहती है, नहीं मैं मेकअप क्यों करूँगी, मुझे तो कहीं नहीं जाना। कबीर हंसते हुए कहते हैं, हाँ वही तो, पर जब तुम्हें कहीं जाना नहीं है तो अपने गालों पर इतना ब्लश क्यों लगाई हो? क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नेचुरल ब्लश। लेकिन तभी ज़ारा कहती है, हाँ मैं वो कहीं कहीं जाना तो नहीं था, पर ऐसे ही बस मुझे मन कर रहा था ब्लश लगाने का। कबीर उसको हल्का सा अपने हाथों से पकड़ करके गर्दन को उसके साइड करते हैं और फिर शीशे की तरफ देखकर कहते हैं, पर मुझे तो ड्रेसिंग टेबल पर तुम्हारे कोई मेकअप किट नहीं दिख रही, कहीं ये नेचुरल ब्लशिंग तो नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कबीर उसके गालों को धीरे धीरे अपने फिंगर टिप से रब करते हुए कहते हैं, नेचुरल ब्लशिंग कैसे होगी? वैसे भी तुम तो डेली किस करती रहती हो, तुम्हें क्यों शर्म आएगी, है ना? ज़ारा इस बात पर अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहती है, आपने ठीक नहीं किया, सबके सामने इस तरह से चुम्मा चाटी पसंद नहीं है मुझे। तभी कबीर कहते हैं, यक योर लैंग्वेज, ऐसे कौन बोलता है? तभी ज़ारा कहती है, हाँ देखा बुरा लगा ना, सुनकर ही बुरा लग रहा है कितना। कबीर कहते हैं, दैट वाज अ फ्रेंच किस, ये सुनकर कितना क्लासी लग रहा है। चुम्मा चाटी क्या होता है यार, तुम ना। और ये बोल करके वो आराम से आकर के बेड पर लेट गए थे। तभी ज़ारा कहती है, आप इस रूम को भी अपना बना लिए, इसमें तो मैं आई थी रहने के लिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप बहुत ही ज़्यादा ठरके और बुरे इंसान हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। कबीर अपने हाथों को अपने सर के पीछे लगाते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता, अब तुम जहाँ रहोगी वहाँ मुझे तो रहना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी केयर कौन करेगा रात में? ज़ारा कहती है, मुझे आपकी केयर की ज़रूरत नहीं है, और केयर दिन में होता है, रात में सोया जाता है। कबीर अपनी एक आइविंग करते हुए कहते हैं, आर यू श्योर, रात में सर सोया जाता है? ज़ारा जो कि अपने आसपास कोई सामान फिर से ढूंढने लगी थी, तभी वो लैम्प की तरफ देखकर हल्का सा स्माइल करते हुए अपनी आईब्रो को चढ़ाते हुए कहती है, और आपको क्या लगता है, लैम्प से सिर्फ उजाला ही मिलता है, अगर उसे किसी के सर पर मारूं तो आपको पता है क्या मस्त सर फूटेगा, कभी सोचा इसके बारे में? कबीर अपने सर को पिलो से ढकते हुए कहते हैं, नहीं मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, और वैसे भी मैं तुम्हें सेड्यूस नहीं कर रहा, बस तुमसे बात कर रहा था, इतना क्यों ओवर एक्ट कर रही हो? ज़ारा कहती है, क्योंकि आप वही कर रहे हैं जो मैं नहीं करना चाहती, मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं आप, और इस तरह की बातें करने के बाद अगर मैं थोड़ी बहुत बहक जाती हूँ तो आप मुझे ही ब्लेम करना शुरू कर देते हो, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। अगर मैं आपसे इस तरह की बातें करूँ तो आप नहीं पिघलेंगे? कबीर बहुत ही अकड़ के उठ करके बैठते हुए कहते हैं, तुम कबीर रायचंद को पिघलाओगे? लाइक मुझे? हाँ, तुम ट्राई करके देख लो, हार मान जाओगे। ज़ारा जो कि अपनी आंखों को उनकी तरफ बहुत ही ध्यान से गड़ाती और फिर अपनी एक आईब्रो को चढ़ाते हुए कहती है, ओह रियली, तो आप ज़ारा ओबेरॉय को चैलेंज कर रहे हैं, हाँ? कबीर अपने चेहरे को ना मिलाकर अब बेड से खड़े होते हुए कहते हैं, नहीं, और फिर वो अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहते हैं, मैं मिसेस ज़ारा कबीर रायचंद को चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे
सड्यूस करने का हक सिर्फ अपनी बीवी को दे सकता हूँ मैं, किसी सायरा ओबेरॉय नाम की लड़की को नहीं दे सकता। ज़ायरा इस बात में कुछ तो नोटिस की थी, लेकिन इस बारे में वो कुछ बोलती नहीं और फिर अपने सर को हाँ मिलाते हुए कुछ सोचते हुए हल्का हल्का स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है, इट्स ओके, रात में मिलते हैं, अभी मुझे नींद आ रही है। और ये बोल कर के वो बिना कबीर की तरफ एक भी बार देखे और बिना उनका कोई जवाब सुने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करके उसे रूम में लेट चुकी थी।